हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, लवण किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा लवण क्या हैं, लवण परिवार की व्याख्या कीजिए। ये दोनों लगभग एक ही जैसे प्रश्न हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लवण, लवण परिवार तथा उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अर्थात इस प्रश्न के उत्तर में हम सर्वप्रथम लवण की परिभाषा व उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम लवण में से अम्ल व क्षार की पहचान करेंगे। हम पता करेंगे कि लवण किन किन अम्ल और क्षारों से मिलकर बना है। साथ ही साथ लवण परिवारों की पहचान कैसे की जाती है और लवणों के प्रकार अर्थात लवण कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में देखने और समझने को मिलेंगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं लवण की परिभाषा एवं उदाहरण से। आप सभी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक क्रिया से लवण बनते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझें, फिर उसके आधार पर हम लवण की परिभाषा बनाएंगे। लीजिए, हम एक प्रयोग कर रहे हैं। दो परख नलियां हमने ली, एक में अम्ल और दूसरे में क्षार ले लिया, और इन दोनों की समान मात्रा हमने एक तीसरी परख नली में मिला दी। तो समान सांद्रता वाले अम्ल और क्षार की बराबर बराबर मात्रा हमने एक तीसरी परख नली में मिला दी। अम्ल और क्षार ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया, एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया तथा लवण व जल बनाया। लेकिन हम पता करना चाहते हैं कि अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से क्या लवण व जल बना है, क्या अम्ल और क्षार ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया है। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। अम्ल सामान्यतः नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब हम ये लिटमस पत्र मध्य वाली परख नली, जिसमें लवण व जल है, के पास ले जाते हैं। नीले लिटमस पत्र पर हम इस परख नली में बने उदासीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे। हम पाएंगे कि नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है, लाल नहीं होता। अर्थात इस मध्य वाली परख नली में अम्ल नहीं है। इसी प्रकार इस विलयन की कुछ बूंदें लाल लिटमस पत्र पर डालें तो वह लाल ही रहता है, वह नीले रंग में नहीं बदलता। अर्थात इस परख नली में क्षार भी नहीं है। तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो विलयन बना है, वो नीले और लाल लिटमस पत्र से कोई क्रिया नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इस परख नली में ना तो अम्ल है और ना ही क्षार, अर्थात यह विलयन पूरी तरह उदासीन है। अब हम उदासीनीकरण को समीकरण के माध्यम से देखते हैं। गौर से देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर लवण व जल बनाते हैं, जो बीच वाली परख नली में मौजूद है। यह एक द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे है, समझिए। अम्ल में H धन आयन और क्षार में सोडियम धन आयन है। ये धन आयन एक दूसरे के स्थान को बदल रहे हैं। अम्ल से H धन आयन क्षार की ओर जा रहा है, जबकि क्षार का Na धन आयन अम्ल की ओर आ रहा है। तो द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखने को मिलती है। तो हम एक पहली परिभाषा यहां पर हम लवण की बना सकते हैं। लवण वे यौगिक हैं जो अम्ल व क्षार के मध्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद बनते हैं। एक परिभाषा तैयार हमारी। दूसरी परिभाषा, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बने यौगिकों को हम लवण कहते हैं। दो परिभाषा। तीसरी परिभाषा समझिए, होता क्या है। इस लवण को गौर से देखें, जो NaCl की बात मैं कर रहा हूं, इसको गौर से देखें।
इसमें जो Na धन आयन है, सोडियम धन आयन, ये क्षार से प्राप्त हुआ है। देखिए क्षार के पास सोडियम धन आयन है। बनने वाले लवण में जो धन आयन होते हैं वो हमेशा क्षार से आते हैं, और लवण में जो ऋण आयन होता है वो हमेशा अम्ल से आता है। तो अम्ल के हाइड्रोजन आयन अगर क्षार के धन आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएं, तो जो यौगिक बनता है उसे हम लवण कहते हैं। यह हमारी तीसरी परिभाषा है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अम्ल के धन आयनों का या अम्ल के हाइड्रोजन आयनों का प्रतिस्थापन अगर क्षार के धन आयन से हो जाए, ये प्रतिस्थापन हो गया, ये हाइड्रोजन आयन यहां से हट गए और Cl के पास Na आ गया और बन गया NaCl। तो अम्ल के हाइड्रोजन आयनों का प्रतिस्थापन अगर क्षार के धन आयन से हो जाए, तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। तो मैंने आपको लवण की एक नहीं बल्कि 3 परिभाषाएं बताई। पहली, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। दूसरा, अम्ल व क्षार के मध्य द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, अम्ल के हाइड्रोजन आयन एक या एक से अधिक, यहां पर एक हाइड्रोजन आयन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन है, तो अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयनों का क्षार के एक या एक से अधिक धन आयनों द्वारा प्रतिस्थापन से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस परिभाषा को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम सीधे परिभाषा पे आ जाते हैं। यह है लवण की परिभाषा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे परिभाषा के साथ यहां पर ढेर सारे हमने लवणों के उदाहरण भी आपको दे रखे हैं। अब हम देखेंगे आगे लवण में से अम्ल व क्षार की पहचान कैसे की जाती है। हम कैसे पता करेंगे कि दिया गया लवण किस अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बना है। सबसे पहले हम ढेर सारे उदाहरण देख लेते हैं। यह है हमारे अम्ल के लवण के उदाहरण। अब हम एक एक करके उदाहरणों को लेंगे। जैसे मैंने यहां पर पहला उदाहरण ले लिया, एक लवण लिया हमने NaCl। ये एक लवण है। लवण आयनिक यौगिक होते हैं। इसमें एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन। आगे की ओर धन आयन होते हैं तो हमने इसे धन आयन और ऋण आयन में बांट लिया। Na धन आयन, Cl ऋण आयन। अब हमने आपको पहले ही समझाया है कि धन आयन, लवण का जो धन आयन है वो क्षार से प्राप्त होता है और लवण में जो ऋण आयन है वह उसे अम्ल से मिलता है। क्षार में OH समूह जुड़ा हुआ रहता है जो कि एक ऋण आयन है, जबकि अम्ल में हाइड्रोजन या H धन आयन होते हैं। देखिए विपरीत आयन ही तो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। सोडियम धन आयन OH ऋण आयन से जुड़ेगा और बन जाएगा ये क्षार NaOH। Cl ऋण आयन H धन आयन से जुड़ेगा और बन जाएगा HCl अम्ल। इस प्रकार हम आसानी से किसी भी लवण को बनाने वाले अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं और उसकी समीकरण भी लिख सकते हैं। यहां पर NaCl बनेगा। इस प्रकार हम आसानी से लिख सकते हैं समीकरण। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको? पहले उस लवण में से आयनों को अलग अलग कर दीजिए, धन और ऋण आयन। धन आयन हमें क्षार से मिलते हैं, क्षार में OH समूह जुड़ा हुआ रहता है तो उस का संगत क्षार बना दीजिए NaOH। ऋण आयन हमेशा अम्ल से मिलता है, अम्लों में H धन आयन रहते हैं तो उसका संगत अम्ल बना दीजिए और फिर समीकरण लिख दीजिए। तो हमने NaCl किस अम्ल व क्षार से मिलकर बना है ये हमने पता लगा लिया। इस प्रकार आप आसानी से अन्य लवणों के अम्ल और क्षार का भी पता लगा सकते हैं। NaCl हमने समझा। अब देखते हैं Na2SO4। तो पहले देखिए हमने इस लवण को इसके आयनों में तोड़ दिया, Na धन आयन और SO4 ऋण आयन।
धन आयन हमें क्षार से मिलता है, तो OH समूह जोड़ के उसका संगत क्षार बना दिया। ऋण आयन हमेशा अम्ल से आता है, तो हमने उसमें H धन आयन जोड़ के संगत अम्ल बना दिया। तो पता चल गया कि Na2SO4 NaOH क्षार और H2SO4 अम्ल के मिलने से बना है। ऐसे आप हर लवण में से उसके अम्ल और क्षार को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम अंतिम उदाहरण लेते हैं, एक बार और देखते हैं। सबसे अंतिम लवण है हमारा NH4Cl। ये एक लवण है, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला तरीका है, आप NH4Cl जो लवण है उसे उसके आयनों में तोड़ लीजिए। NH4 धन आयन और Cl ऋण आयन। धन आयन हमेशा क्षार से मिलते हैं जिसमें OH समूह होता है, जबकि ऋण आयन हमेशा अम्ल से आता है जिसमें H धन समूह होता है। अब इसका संगत क्षार और लवण बना दीजिए। NH4OH हो गया क्षार और HCl हो गया अम्ल। ये हमने बता दिया कि इस लवण के अम्ल और क्षार ये हैं। तो भली भांति आपने समझ लिया कि कैसे हम किसी लवण में से अम्ल व क्षार की पहचान कर सकते हैं। ये लिखित में उत्तर आ रहा है। लवण में से अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए उन्हें पहले उनके धन और ऋण आयनों में विभक्त करते हैं। लवण में धन आयन क्षारक से तथा ऋण आयन अम्ल से प्राप्त होता है। अतः हम उस धन आयन के साथ OH समूह जोड़ के संगत क्षार और ऋण आयन के साथ H धन आयन जोड़ के संगत अम्ल बना लेते हैं। इस प्रकार हम आसानी से किसी भी उदासीन लवण में से अम्ल व क्षार की पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लवण परिवार की पहचान कैसे की जाती है। लवण परिवार क्या होता है, कैसे हम पता करेंगे कि दिए गए लवण एक ही परिवार के हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। हमने एक लवण लिया NaCl और इसे आयनों में विभक्त कर दिया, Na धन आयन Cl ऋण आयन। दूसरा लवण लिया Na2SO4 और इसे भी हमने धन और ऋण आयनों में विभक्त कर दिया। ये आयनिक यौगिक है, जब इन्हें आप जल में घोलेंगे तो यह अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे। अब हमने इन दोनों लवणों के आयनों को गौर से देखा, क्या इनमें कोई सा आयन एक जैसा है? क्या इनका धन या ऋण मूलक एक जैसा है? तो हमने पाया कि हां, इन लवणों का धन मूलक एक जैसा है। धन मूलक या हम इसे धन आयन भी कह सकते हैं। ये देखिए, इन दोनों में जो धन मूलक या धन आयन एक जैसा है, तो दोनों के धन आयन एक जैसे हैं, इसका मतलब है दोनों एक ही परिवार के लवण हैं। और कौन सा परिवार है ये परिवार है सोडियम परिवार। भाई हम सामान्य तौर पर भी तो एक ही परिवार के सदस्य का पता हम कैसे लगाते हैं? जैसे किसी का नाम है हिमांशु जोशी, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया हिमांशु जोशी, और एक का नाम है प्रिया जोशी। तो आप कैसे पता लगाते हैं एक ही परिवार के हैं? ये देख के लगाते हैं ना कि वो इनके जोशी एक जैसा है, इसका मतलब है ये एक ही परिवार के हैं और इनका परिवार है जोशी परिवार। तो उसी प्रकार हम लवणों के परिवारों की भी खोज कर लेते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। NaCl लवण, उसको आयनों में विभक्त कर दिया। अब हमने यहां दूसरा लवण लिया है KCl, उसे भी आयनों में विभक्त कर दिया। अब हमने देखा कि इन आयनों का कौन सा मूलक, धन या ऋण मूलक, धन या ऋण आयन एक जैसे हैं। तो हमने पाया कि इस बार इनके ऋण मूलक या ऋण आयन एक जैसे हैं। तो ये एक ही परिवार के सदस्य हुए। और ये कौन से परिवार के सदस्य हुए? जी हां, ये क्लोरीन या क्लोराइड लवण परिवार के सदस्य कहलाएंगे। ये लीजिए। तो आसानी से आप लवणों के परिवारों की खोज कर सकते हैं। चलिए हम एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये प्रश्न आ गया, दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? ये एक समझ आधारित प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसमें आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। यहां पर ढेर सारे लवण दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इन लवणों को अधिकतम परिवारों में बांटिए, या एक ही परिवार के लवणों को साथ साथ लिखिए। तो तरीका यही है छांटने का। चलिए हम छांटते हैं। सबसे पहले हम
यहां पर हमें सोडियम या Na इन लवणों में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम सोडियम परिवार ले लेते हैं। सोडियम लवण परिवार के कौन कौन से सदस्य हो जाएंगे, गौर करें। इसमें है Na धन आयन, धन आयन हमेशा आगे की ओर रहता है। इसमें है सोडियम धन आयन, NaNO3 में सोडियम धन आयन है और Na2CO3 में भी सोडियम अर्थात Na धन आयन है। तो ये जो 4 लवण हैं, इन चारों लवणों में एक जैसा धन आयन या धन मूलक है और ये एक ही परिवार के हैं और वो धन मूलक है सोडियम, इसलिए हम कहेंगे कि ये सोडियम परिवार के लवण हैं। दूसरा परिवार ले लेते हैं हम, पोटेशियम लवण परिवार। पोटेशियम का संकेत K होता है, यह भी एक धन आयन है जो लवण में आगे की ओर रहेगा। तो ढूंढिए K कहां पे लगा हुआ है, ये देखिए, ये KCl इसमें है धन आयन, K धन आयन, K2SO4। और किसी लवण में पोटेशियम या K धन आयन नहीं है। तो इन दोनों में धन मूलक या धन आयन एक जैसा है, तो ये दोनों एक ही परिवार के हैं। और दोनों में जो धन मूलक है वो है पोटेशियम, तो ये दोनों कहलाएंगे पोटेशियम परिवार के सदस्य। इस प्रकार आप आसानी से इन लवणों के अन्य परिवारों की खोज कर सकते हैं। क्लोराइड लवण परिवार। क्लोराइड अर्थात Cl ऋण आयन। ऋण आयन हमेशा लवण में पीछे की ओर रहते हैं, तो आप ढूंढ लें इन लवणों में Cl ऋण आयन कहां कहां पर है। ये देखिए Cl, इसमें भी Cl ऋण आयन है पीछे, NH4Cl में भी है। ये तीनों में ऋण मूलक एक जैसा है या ऋण आयन एक जैसा है, इसलिए एक ही परिवार के हैं और वो मूलक है Cl नेगेटिव, इसलिए तीनों क्लोराइड परिवार के सदस्य हैं। अब अगला परिवार छांटते हैं। अगला है सल्फेट लवण परिवार अर्थात SO4 ऋण आयन। तो देख लीजिए SO4 ऋण आयन किस किस के पीछे लिखा हुआ है और उन सारे लवणों को इसके नीचे लिख दीजिए। ढेर सारे लवण आ गए, ये है सभी SO4 ऋण या सल्फेट लवण परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि इनमें SO4 ऋण आयन कॉमन है, एक जैसा है। क्या आप और परिवार इसमें से छांट सकते हैं इन चारों के अलावा? कोशिश करिए। ये देखिए NO3 भी लिखा हुआ है, यहां CO3 भी लिखा है, तो नाइट्रेट और CO3 कार्बोनेट, क्या ये परिवार यहां पे दिख रहे हैं? NO3 और CO3 के एक एक ही लवण हैं। NO3 और CO3 वाले दूसरे लवण नहीं है, इसलिए ये परिवार नहीं बनेगा। तो आपने जाना कि हम लवण परिवार का पता कैसे लगाते हैं और एक जैसे एक ही परिवार के लवणों को हम कैसे ढूंढते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर जा रहे हैं। अब हम देखेंगे लवणों के प्रकार, लवण कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण के द्वारा देखिए, मैंने एक परख नली ली और इसमें मैंने एक लवण NaCl का घोल बना लिया। NaCl एक लवण है, खाने के काम में लेते हैं हम, नमक कहते हैं इसे। इसका मैंने जलीय विलयन बना लिया। इसके जलीय विलयन की कुछ बूंदें मैंने नीले लिटमस पत्र पर डाली, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लाल लिटमस पत्र पर डाली, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस लवण का pH मान 7 है। 7 pH मान उदासीन कहलाता है और यह नीले और लाल लिटमस पत्र से कोई क्रिया नहीं करता। तो एक प्रकार तो हमारा यह आ गया लवण का, उदासीन या नॉर्मल लवण। परिभाषा, ऐसा लवण जो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होता है तथा जिसका pH मान 7 होता है, उसे हम उदासीन लवण कहते हैं। ये तो बहुत सरल परिभाषा हुई, लेकिन जो मुख्य परिभाषा है वो अब आप देखें। आप आसानी से NaCl लवण के अम्ल और क्षार निकाल सकते हैं, ये हमने आपको बताई। NaCl वास्तव में HCl अम्ल और NaOH क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बना है। इसमें HCl और NaOH ये दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं। HCl प्रबल अम्ल, ये प्रबल जो होते हैं ना, वो पूरी तरह आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तो ये H धन आयन देगा। ये NaOH प्रबल क्षार, ये अधिकतम या 100% विभक्त होकर OH ऋण आयन देगा। और ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे और पानी में बदल जाएंगे। तो सारे के सारे H धन आयन OH ऋण आयनों से प्रतिस्थापित हो गए, उदासीन हो गए, जल में बदल गए, इसलिए NaCl एक उदासीन लवण है। तो यह मुख्य परिभाषा आ गई।
वे लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बने होते हैं, जिनमें समस्त हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयनों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उन्हें हम उदासीन लवण कहते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे। पुनः एक परख नली ली, इसमें एक लवण का जलीय विलयन बना लिया CaSO4 और इसकी कुछ बूंदें हमने नीले लिटमस पत्र पर डाली। नीला लिटमस पत्र लाल हो गया। ऐसा काम कौन करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलने का काम अम्ल करते हैं। पर यह अम्ल नहीं था, यह तो लवण था। लेकिन इस लवण में अम्लीय गुण विद्यमान है, तभी इस लवण ने नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया। और अम्लीय गुण विद्यमान है अर्थात इसका पीएच मान 7 से कम होगा, तो ऐसे लवण कहलाते हैं अम्लीय लवण। तो परिभाषा हो गई कि वे लवण जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय लवण कहलाते हैं। साधारण परिभाषा। मुख्य परिभाषा देखिए, इस लवण के अम्ल और क्षार छांट लीजिए। आप किसी भी लवण से अम्ल और क्षार पता कर सकते हैं, मैंने इसके पहले बताया है। तो CaSO4 किस किस के मिलने से बना है? H2SO4 अम्ल और CaOH2 क्षार के मिलने से बना है। इसमें H2SO4 प्रबल अम्ल है, जबकि CaOH2 जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये दुर्बल क्षार है। तो क्या होगा? यहां पर अम्ल प्रबल था, इसने ढेर सारे हाइड्रोजन आयन दिए, जबकि क्षार दुर्बल थी, इसका 100% वियोजन नहीं होता, कम OH ऋण आयन देगा। तो प्रबल अम्ल के कारण हाइड्रोजन धन आयन ज्यादा हैं और दुर्बल क्षार के कारण OH ऋण आयन कम है। अभी एक दूसरे को उदासीन करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और पानी में बदल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी H धन आयन की अधिकता है, इसलिए इस विलयन में H धन आयन शेष रह जाएंगे। इस विलयन में अर्थात प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बना है उसमें H धन आयन विद्यमान रहते हैं। इन H धन आयनों के कारण ही यह लवण अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमारी दूसरी परिभाषा हो जाएगी, वे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से बने होते हैं, वे लवण जिनमें समस्त हाइड्रोजन आयन OH ऋण आयनों से प्रतिस्थापित नहीं होते तथा कुछ H धन आयन शेष बचे रहते हैं, उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रकार हम देख लेते हैं। हमने परख नली में एक लवण और लिया Na2CO3, इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। और इसकी कुछ बूंदें हमने नीले लिटमस पत्र पे डाली, लाल लिटमस पत्र पे डाली, आपने देख रहे हैं, और लाल लिटमस पत्र हो गया नीला। ऐसा कौन करता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, पर यह क्षार नहीं है, यह तो एक लवण है। तो इस लवण ने लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया। इसका मतलब है कि इस लवण में क्षारीय गुण है, अर्थात इसका पीएच मान 7 से अधिक है। तो एक परिभाषा तो हमारी क्षारीय लवण की हो गई कि वे लवण जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, वे क्षारीय लवण कहलाते हैं। अब हम इसको बनाने वाले अम्ल और क्षारकों की ओर गौर करें। देखें अब आप यहां पे, ये जो लवण है ये H2CO3 और NaOH क्षार से मिलकर बना है। H2CO3 ये दुर्बल अम्ल होता है, ये कम हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि NaOH प्रबल क्षार होता है, ये अधिक OH ऋण आयन देता है। ये देखिए, अब यहां पर H धन आयन कम है, OH ऋण आयन ज्यादा है। जब ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे, उदासीन करेंगे, पानी में बदलेंगे, तो OH ऋण आयन यहां पर शेष बच जाएंगे। सारे OH ऋण आयनों का प्रतिस्थापन H धन आयन से नहीं हो पाएगा, कुछ OH ऋण आयन शेष बच जाएंगे। इसी OH ऋण आयन के बच जाने से ये लवण क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। तो क्षारीय लवण की दूसरी परिभाषा है, वे लवण जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बने होते हैं, वे लवण जिनमें OH ऋण आयन बचे रहते हैं, जिनका प्रतिस्थापन H धन आयन से पूरी तरह नहीं हो पाता, शेष बचे रहते हैं, वे लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमने लवणों के प्रकारों का अध्ययन किया कि लवण 3 प्रकार के हो गए, उदासीन, प्रबल और प्रबल क्षार से बने हैं, अम्लीय
जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हैं, क्षारीय जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने हैं, साथ ही साथ उदाहरण, और इनमें ये गुण क्यों हैं वो भी हमने आपको समझा दिया। अंत में आपको अगर उत्तर लिखना है तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में पहले लवण की परिभाषा लिखेंगे उदाहरण सहित, उसके बाद लवण परिवार की पहचान कैसे करते हैं वो समझाएंगे उदाहरण सहित, और अंत में लवण का वर्गीकरण करेंगे और उसके तीनों प्रकार लिखेंगे उदाहरण सहित। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।